प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद। महामारी से निपटने के तरीके पर हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से साझा की अपने मन की बात। कहा, सही मायने में देश की जनता लड़ रही है कोरोना के खिलाफ लड़ाई। लोगों से covidwarriors.gov.in से जुड़ने और जरूरतमंदों की मदद का भी किया आह्वान। योग और आयुर्वेद के महत्व पर भी दिया जोर। लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा से 684 टन से अधिक जरूरी सामान और चिकित्सा सामग्री गई पहुंचाई। भारतीय वायुसेना और निजी विमान सेवा कंपनियों ने की 383 उड़ान संचालित। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की कोरोना महामारी के दौरान सरकार के प्रयासों की सराहना। कहा, भारत कर रहा है कोविड-19 का प्रभावी रूप से मुकाबला। लोगों से की गरीबों की मदद की अपील। कहा, कुछ लोगों की गलतियों के लिए सारे समूह से दूरी बनाना ठीक नहीं। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 20,177, 826 की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर कोविड-19 की तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के गुद्देर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों की जा रही है पहचान। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 29,68,000 से ज्यादा। मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,330 लोगों की मौत के साथ 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज। नेपाल में 7 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। देश में कोविड-19 के प्रसार के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ ये उनकी बैठक होने वाली है। ये चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। माना जा रहा है कि इसमें महामारी से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के अलावा लॉकडाउन के प्रभावी अमल पर भी बात हो सकती है। और इस पर और बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, आज प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। यकीनन देश में जो कोविड-19 को लेकर स्थिति है उस पर चर्चा होगी, लेकिन अहम रहेगा कि 3 मई के बाद क्या रणनीति बनाई जाए, उस पर भी चर्चा रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए, और खासतौर से प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि सभी राज्यों को, सभी मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेते हुए उनके सुझावों के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहा है। उसकी वजह से तेजिंदर अब भी हमने एक तरह से स्थिति को कंटेन करके रखा हुआ है। तो अब एक आगे की किस तरह से पूरी रणनीति हो, अगर आपको याद हो, तीसरी बैठक में प्रधानमंत्री ने एक जो बात कही थी, जान भी और जहान भी, उस लिहाज से हमने देखा कि हाल के दिनों में खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को दोबारा एक तरह से शुरू करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहले की गई हैं, कई महत्वपूर्ण ऐलान भी हुए हैं। तो न सिर्फ एक तरह से जो पिछले दिनों जो कदम उठाए गए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन आने वाले समय में क्या रणनीति हो सकती है। निश्चित तौर पर 20,000 करीब एक्टिव केसेस हैं हमारे यहाँ, लेकिन अगर आप इसको संख्या के नजरिए से इसकी एक समीक्षा करना चाहें तो हमारे यहाँ 300 ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल ग्रीन जोन है, जहां कोई केस नहीं है। 300 ऐसे जिले हैं जहां 15 से भी कम केस है। एक तरह से वो हॉटस्पॉट नहीं है। मतलब देश में 729 जिलों में से 600 ऐसे जिले हैं जहां हॉटस्पॉट नहीं है। हॉटस्पॉट सिर्फ 129 जिले हैं। तो क्या अलग अलग तरीके से एक तरह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स अलग अलग जिलों के लिए किस तरह से हो सकता है, क्योंकि सरकार भी ये मानती है, समझती है, और राज्यों का भी ये मत है कि आर्थिक गतिविधियों को तेजी से शुरू किया जाना जरूरी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि
राज्यों का क्या सुझाव होता है और प्रधानमंत्री किस तरह से पूरी एक स्थिति को देखते समझते हैं, और उस लिहाज से 3 मई के बाद आगे क्या किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं आज ये चौथी बार जो प्रधानमंत्री संवाद करेंगे मुख्यमंत्रियों से, वो महत्वपूर्ण रहेगा। तेजिंदर जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यकीनन बेहद अहम रहेगा ये देखना कि क्या कुछ निकल कर आता है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यकीनन कोविड-19 को लेकर स्थिति पर बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपने लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट पर अपने विचार साझा किए और कहा कि आम जनता ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारें पूरी तरह से जनता के साथ इस लड़ाई में खड़ी हैं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने आम जनता से covidwarriors.gov.in से जुड़ने की अपील की। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत देश में 684 टन से अधिक आवश्यक और चिकित्सा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोविड-19 के विरुद्ध देश के संघर्ष में योगदान देने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचा रहा है। लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और निजी विमान सेवा कंपनियों ने 383 उड़ान संचालित की हैं। अभी तक 3,76,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की जा चुकी है। कुल उड़ानों में से 223 एयर इंडिया और अलायंस एयरलाइन ने संचालित किए हैं। पवन हंस ने 1.99 टन माल पहुंचाया है और 6,885 किलोमीटर की दूरी तय की है। पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकॉप्टर सेवा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्वीपीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर में संचालित की जा रही हैं। घरेलू स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट और इंडिगो की सेवाएं वाणिज्यिक आधार पर ली गई हैं। इनके अलावा ब्लू डार्ट ने इस महीने की 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ग्वांगजू से 90 टन से अधिक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार के प्रयासों की सराहना की है। नागपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संवाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सरकार और लोगों के सहयोग से भारत कोविड-19 का प्रभावी रूप से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने लोगों से गरीबों की मदद की अपील की। भारत का इस सारी बीमारी के दौर में काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाय योजनाएं यहाँ के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के एक बहुत बड़े अंश ने उसको अमल में लाया। संघ प्रमुख ने पालघर में सन्यासियों की हत्या पर दुख जताया। मोहन भागवत ने संकट की इस घड़ी में स्वार्थी तत्वों से सावधान रहने की अपील की। संघ प्रमुख ने कहा कि अगर कोई डर से या क्रोध से कुछ उल्टा सीधा कर देता है तो सारे समूह को उसमें लपेटकर उससे दूरी बनाना ठीक नहीं है। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक नहीं। और अब बात भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति की। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब संक्रमितों का आंकड़ा
26,917 पर पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 20,177 है। राहत की बात यह है कि अब तक 5,913 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। देश भर में कोरोना की वजह से 826 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोविड-19 मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न यूनिट्स के काम पर संतोष जाहिर किया। बाद में हर्षवर्धन ने कहा कि सरकारी प्रयासों से देश में मरीजों की संख्या और मृत्यु दर पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में मृत्यु दर 7% तो भारत में 3% के आसपास है। उन्होंने कहा कि भारत में मामलों के दोगुना होने की दर भी बाकी देशों से बेहतर है। सारे दुनिया का एवरेज अगर मोर्टेलिटी रेट ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है, तो हमारा आज भी 3.1% बना हुआ है। पिछले 3 दिन का अगर मैं डाटा की बात करूं तो अगर 14 दिन के अंदर हमारा डबलिंग रेट 8.1 था, तो पिछले 7 दिन के अंदर वो डबलिंग रेट हमारा 9.3 हो गया। और अगर पिछले 3 दिन के डबलिंग रेट की मैं बात करूं तो ये 10.5 है। यानी लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ विस्तार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ज्यादा मामलों वाले राज्यों को लॉकडाउन के उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन और रोकथाम की रणनीति पर जोर देना चाहिए। राज्यों को चिकित्सा के बुनियादी ढांचे पर जोर देने की भी जरूरत है, जिसमें आइसोलेशन बिस्तरों, आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटर आदि की पर्याप्त उपलब्धता शामिल है। अभी तक 21.90% सुधार दर के साथ 5,804 लोगों का उपचार किया जा चुका है। अगर इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो तो इंसान कई बीमारियों से लड़ सकता है। फिलहाल रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा से कि कैसे रसोई घर की स्वास्थ्यवर्धक चीजों का प्रयोग करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और कोरोना के खिलाफ जंग में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, और इसीलिए आयुष मंत्रालय भी कई ऐसे विकल्प सुझा रहा है जिसके नियमित सेवन से हम अपनी इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कई घरेलू रसोई के सामान से बना काढ़ा भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। काढ़े में एक तो 5 चीजें हैं कि जिसमें दालचीनी है, फिर दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है सौंठ या अदरक भी ले सकते हैं, फिर काली मुनक्का, द्राक्षा जिसको किशमिश कहते हैं, और तुलसी। ये बहुत ही आसान हर किसी के घर में उपलब्ध हो ऐसी चीज़ें हैं। और इसमें हम लेने का बनाने का तरीका भी है। जैसे घर में हम चाय बनाते हैं, चाय के बजाय अगर हम 1 गिलास जो लगभग 100 ml जैसे होता है, 1 गिलास पानी में चाय बना के जैसे अगर उबालने के लिए रखेंगे, उबलते ही तुरंत हम उसमें आधा चम्मच, केवल आधा ही चम्मच लेना है, वो आधा चम्मच अगर दालचीनी डालें, फिर 2 या 3 काली मिर्च का पाउडर हम अगर उसमें डालें, और थोड़ा सा 2 पिंच पाव चम्मच हम सौंठ डालें, 4 या 5 काली मुनक्का उसमें डालें, क्रश करके डालना अच्छा है, और 4 से 5 पत्ते तुलसी के अगर हम डालें उसमें, और जैसे ये उबलने लगा तो थोड़ा सा चलाने के बाद अगर उबलते हुए ही एक बार उबला, बॉईल होने के बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद तुरंत उसको ढक दें, और प्लेट से ढकने के बाद वो वार्म होने के बाद उसको छान के हम ले लें। केंद्र सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पुणे के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के भाऊ इंस्टीट्यूट इंक्यूबेशन सेंटर में स्थापित उद्यम फ्लाइट बेस्ड कोरोना लॉकडाउन के समय जमीनी स्तर की स्थिति की निगरानी ड्रोन के जरिए कर रहा है। इस डिजिटल मंच का उपयोग हवाई निगरानी, आपात सहायता, खून के नमूने और दवाओं को तुरंत पहुंचाने और लॉकडाउन के दौरान निगरानी करने में हो रहा है। इस पर देखिए हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट।
कोरोना वायरस महामारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग सुरक्षित रहने का एक उपाय है, तो ऐसे में ड्रोन का उपयोग करने वाला स्टार्टअप फ्लाइट बेस कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए एक कारगर उपाय सामने लेकर आया है। पुणे और सिलिकॉन वैली स्थित ये स्टार्टअप कोविड-19 के खिलाफ काम कर रहे जन स्वास्थ्य कर्मियों को दूर बैठे हुए मुफ्त में ड्रोन के जरिए मदद कर रहा है। फ्लाइट बेस्ड डिजिटल मंच के जरिए हवाई निगरानी, आपात सहायता, खून के नमूनों और दवाओं को तुरंत पहुंचाने और लॉकडाउन के दौरान निगरानी करने का काम दूर बैठे किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड-19 के अन्य पहलुओं का भी प्रबंधन किया जा रहा है। फ्लाइट बेस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा पुलिस को ड्रोन्स उपयोग करने में मदद कर रहा है। ड्रोन्स का उपयोग कई चीज़ों के लिए किया जा रहा है। आपातकालीन स्थितियों में, जगहों की निगरानी रखने के लिए और दवाइयों की डिलीवरी के लिए। आज फ्लाइट बेस का ये डिजिटल सॉल्यूशन पुलिस को शहरों के कई स्थलों की निगरानी रखने में मदद कर रहा है। फ्लाइट बेस इंडियन ड्रोन स्क्वाड के साथ मिलकर 25 राज्यों में ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर रहा है। इस मंच का उपयोग गुजरात में हो रहा है, जहां ड्रोन लैब अन्य 200 स्थानीय ड्रोन ऑपरेटर की मदद से प्रशासन को भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचाने में मदद कर रहा है और साथ ही पुलिस नियंत्रण कक्ष को तुरंत सूचना देता है, जिससे पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर सके। इस डिजिटल मंच की मदद से ड्रोन को तैनात किया जाता है, जिससे आदमी को किसी तरह के संक्रमण का खतरा नहीं रहता। संकेत दीप, लाउडस्पीकर, सायरन से युक्त ड्रोन लोगों के सुरक्षा सहायक उपकरण के तौर पर काम कर रहा है। इसके जरिए कोविड-19 नियंत्रण कक्ष में सजीव वीडियो फीड भेजी जाती है, जिससे लोगों को घर में रहने और कीटाणु नाशक छिड़काव के लिए सचेत किया जाता है। जिस तरह भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पड़ा है वो काबिले तारीफ है। ये स्टार्टअप्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रहे हैं और इस वजह से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन लेके आए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं और कोविड वॉरियर्स के लिए ये बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। देशव्यापी कोरोना कहर के बीच कोरोना वॉरियर्स की तस्वीर भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे सरकारी आर्थिक पैकेज की धुरी बने भविष्य निधि संगठन की कहानी और कार्यशैली का जमीनी सच। राजेश राज की इस खास रिपोर्ट में। ये दिल्ली पश्चिम का भविष्य निधि संगठन कार्यालय है। इस दफ्तर की पहचान इन दिनों कोरोना वॉरियर संगठन के तौर पर है। कोविड-19 क्लेम्स के लाभार्थियों की संख्या और रकम को बस एक आंकड़ा भर आंकना काफी नहीं। असल में पीएफ कोविड क्लेम के आंकड़े सामाजिक सुरक्षा का भी बेहतरीन उदाहरण हैं। देश भर में पीएफ के 100 से ज्यादा कार्यालय कार्यरत हैं और त्वरित भुगतान का लाभ लोगों को मिल रहा है। मजदूर वर्ग के लिए एक स्पेशल कोविड-19 क्लेम का प्रावधान किया है जी। इसके अंतर्गत 75% तक की पीएफ राशि 72 घंटों के अंदर पहुंचाने का प्रयास है। दिल्ली पश्चिम में अब तक 18,000 दावों का निष्पादन किया जा चुका है और लगभग 30 करोड़ रुपए सदस्यों को दिया जा चुका है जी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कंपनियों को आर्थिक तंगी से राहत देने की 3 महीने तक का पीएफ का पूर्ण अंशदान भारत सरकार दे रही है। पीएफ कोविड-19 एडवांस प्लान का लाभ उन खाता धारकों को तेजी से मिल रहा है जिनकी केवाईसी अपडेट है। ऑनलाइन आवेदन पर त्वरित कार्रवाई से खाता धारक खासे उत्साहित है। पुरानी कंपनी का मैंने अपना जो पीएफ है वो ट्रांसफर करवाया था दिल्ली वेस्ट ईपीएफ ऑफिस में। तो मैंने कल सुबह 11:30 बजे ट्वीट किया कि मैंने रिक्वेस्ट डाली है, प्लीज अप्रूव्ड। तो उन्होंने 3:30 बजे मेरे पास ट्वीट किया कि हमने आपका क्लेम जो अप्रूव कर दिया, सेटल हो गया। यानी कि सिर्फ 2-3 घंटे में क्लेम सेटल कर दिया। लॉकडाउन होने के बावजूद भी ईपीएफओ वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी मदद की और इतनी जल्दी मदद की। भविष्य के लिए बचत की आदत को मुकम्मल करने वाली संस्था अगर महामारी के दौर में वर्तमान की परेशानी को कम करने में हिस्सेदार हो जाए तो वाकई ये बात काबिले तारीफ है। पीएम मोदी के डिजिटल भारत की संकल्पना इस महामारी के दौर में भी राहत का पैगाम लेकर आया है। भविष्य निधि संगठन इस कठिन विपदा के दौर में
लोगों को पीएफ के पैसे मुहैया कराकर भगीरथ प्रयास कर रहा है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के गुद्देर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। वहीं इस मुठभेड़ में सेना का एक मेजर भी घायल हो गया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान संयुक्त रूप से आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। फिलहाल मुठभेड़ अभी जारी है। गौरतलब है कि हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने ने एलओसी का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों से आतंकियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश जारी किए थे। भारतीय सेना कोरोना संकट के बीच सीमा पर मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए है और किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से दुनिया के अधिकांश देश जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बने कोरोना वायरस की बांग्लादेश में भी अब 5000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इस महामारी से निपटने और इसके फैलाव को रोकने के लिए बांग्लादेश के 45 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। वहीं 15 जिलों में आंशिक रूप से लॉकडाउन जारी है। कोरोना मामलों में बांग्लादेश के ताजा हालात की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सेवा के डीजीएचएस डॉक्टर नसीमा सुल्ताना ने बताया कि रविवार को कोरोना से संक्रमित 418 और नए मामले आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5418 हो गई। जबकि इस वायरस से 5 और लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 145 हो गया। साथ ही डॉक्टर नसीमा सुल्ताना ने कहा कि 9 और लोग इस वायरस से ठीक हुए, जिसके ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 122 हो गई। वहीं राजधानी ढाका इस वायरस से बुरी तरह प्रभावित है, जहां से 45% मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत सहित दुनिया के अन्य देशों ने लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया। इसी बीच इस वायरस से निपटने और इसके फैलाव को रोकने के लिए हिमालय की गोद में बसे नेपाल ने अपने वहां 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये निर्णय रविवार को नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अध्यक्षता में काठमांडू में आहूत कैबिनेट की बैठक में लिया गया। नेपाल सरकार के प्रवक्ता और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने बताया कि ये कदम कोविड-19 के फैलाव को रोकने और इससे बचने के लिए किया गया है। इसलिए अब ये लॉकडाउन 10 दिन और बढ़कर 7 मई की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। इस हिमालयी देश में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। नेपाल में अभी तक कोरोना के कुल 52 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 36 का उपचार किया जा रहा है, जबकि 16 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 29,68,000 से ज्यादा और मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। अमेरिका में आज कोविड-19 से 1330 मौतें दर्ज की गईं। अमेरिका में अब 9,65,426 पुष्ट संक्रमण के मामले हो गए हैं। इसके साथ ही 54,856 की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क की ओर से रविवार को कोरोना वायरस से 367 नई मौत की सूचना दी गई, जो 30 मार्च के बाद से न्यूयॉर्क का सबसे कम आंकड़ा है। यहां गवर्नर एंड्रयू क्वोमो ने कहा कि अगर ऐसे ही गिरावट दर्ज की गई तो 15 मई के बाद उत्पादन संबंधी गतिविधियों को फिर से शुरू करना पहली व्यावसायिक प्राथमिकता होगी। इटली से राहत की एक खबर आई है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। बीते दिन यहां 260 लोगों की मौत हुई, जो 14 मार्च के बाद एक दिन में हुई मौतों की सबसे कम संख्या है। इटली में कोविड-19 से अब तक 26,644 लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों के मामले में अमेरिका के बाद वो दूसरे स्थान पर है। यहां अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 1,97,675 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक अन्य यूरोपीय देश स्पेन में चल रहे लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है। यहां 6 सप्ताह बाद बच्चों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति दिए जाने पर रविवार को बच्चे अपने घरों से बाहर निकले। लॉकडाउन नियमों में ढील देते हुए सरकार ने 14 साल से कम आयु के बच्चों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच 1 घंटे के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी है। 14 मार्च से उनके घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। हालांकि कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। मसलन बच्चों के सार्वजनिक पार्क में जाने या घर से 1 किलोमीटर दूर जाने पर अभी भी रोक है। स्पेन में कोरोना से अब तक 23,190 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यहां 2,26,000 से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना से जंग जीतने के बाद
एक हफ्ते पहले अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने ऑफिस में फिर से कामकाज संभाल लिया है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए जॉनसन को 12 अप्रैल को डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद वो आज अपने ऑफिस पहुंचे और प्रधानमंत्री का कामकाज संभाला। बोरिस जॉनसन की गैर मौजूदगी में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से रविवार को 413 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 20,794 हो गई है। हालांकि एक महीने में ये एक दिन में हुई मौत की सबसे कम संख्या है। ब्रिटेन के पर्यावरण मंत्री जॉर्ज यूस्टाइस ने लंदन में नियमित डाउनिंग स्ट्रीट ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, अभी सामाजिक दूरी सहित अन्य उपायों में कोई ढील देने संबंधी निर्णय लेना जल्दबाजी होगा। लॉकडाउन की समीक्षा के लिए 7 मई की समय सीमा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगले 2 सप्ताह में विचार किया जाएगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।